नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है ये यूपी के उन्नाव जिले की है, जहां पर एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया है। ये हत्याकांड जिस तरीके से हुआ है इसमें तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले जो परिवार के लोग हैं वही शक के दायरे में हैं। इसके अलावा और भी तमाम लोग जिन पर परिवार वालों ने शक जताया है उन पर भी शक है कि आखिर इस पूरी वारदात के पीछे है कौन और किसने इस पूरे घटनाक्रम को दरअसल अंजाम दिया। सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब अभी तक नहीं मिले। पुलिस की टीम जवाब तलाशने में जुटी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरा मामला सुलझा लिया जाएगा। सबसे पहली बात, ये पूरा घटनाक्रम हुआ 7 फरवरी को। एक बुजुर्ग जो है अपने घर से लापता होता है। 13 दिन गुजर जाने के बाद उसकी बड़ी बहू जो है 20 तारीख को इस बात की सूचना उन्नाव के पूर्वा कोतवाली में दर्ज कराती है कि उनके जो ससुर जी हैं वो 13 तारीख से लापता है, उनका कुछ भी पता नहीं चला। 20 तारीख को शिकायत दर्ज की जाती है। इसके बाद 2 दिन के बाद ही महज 22 तारीख को जो शिकायत दर्ज कराने परिवार जाता है उनके घर वालों को ही कुछ ऐसे चीजें मिलती हैं अपने ससुर की, जिससे उनको पता चलता है कि बॉडी एक खेत में है। इसके बाद वो पुलिस को बताते हैं कि हमें उनके जूते मिले, हमें उनका सामान मिला है और जहां जी सब मिला है वहां से तेज बदबू आ रही है। इसके बाद पुलिस टीम वहां पहुंचती है, जांच पड़ताल शुरू करती है। तो खेत में झाड़ियों के पास जो है बुजुर्ग का जो है बिना सिर का, बिना एक हाथ की जो डेड बॉडी मिलती है। जब डेड बॉडी निकाली जाती है तो परिजन उसकी पहचान कर देते हैं। सड़ी गली डेड बॉडी रहती है, परिजन उसकी पहचान करते हैं कि ये उनके पिताजी की ही बॉडी है। इसके बाद परिजन जो है गांव के ही कुछ लोगों पर शक जताते हैं कि इन्होंने इस पूरे मामले में मतलब हमारे पिताजी की हत्या की। अब पुलिस जांच कर रही थी। सबसे बड़ा सवाल था कि बुजुर्ग का सिर कहां, हाथ का। आखिरकार पुलिस फॉरेंसिक टीम को बुलाती है, डॉग स्क्वाड को बुलाती है और अगले दिन यानी रविवार को पहले कंकाल शरीर मिलता है और अगले दिन कुछ दूरी पर ही दूसरे खेत से जो है बुजुर्ग का सिर भी बरामद हो जाता है। यानी अब पूरी बॉडी पुलिस के हाथ लग चुकी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर बुजुर्ग का हत्यारा है कौन। जहां एक तरफ पुलिस हर एंगल को ध्यान में रखकर जांच पड़ताल कर रही है कि इसमें कोई अपना भी शामिल हो सकता है और जो पराये हैं जिन पर परिवार के लोग शक जाहिर कर रहे हैं वो तो है ही है कि उस पर भाई शक तो है ही है। लेकिन अभी तक पुलिस जांच कर रही है लेकिन पुलिस के पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे ये कहे कि ये हत्यारा। पुलिस ने जब अपनों से यानी जो बुजुर्ग के घर वालों से पूछताछ की तो उन्होंने पुलिस पर उल्टा आरोप यह लगा दिया कि उन्होंने हमसे बदसलूकी की, हम लोग ने मतलब हम ही पीड़ित हैं और हमसे ही पूछताछ की जा रही। जबकि पुलिस ने कहा क्योंकि 13 दिन बाद 7 तारीख को एक बुजुर्ग लापता होता है और 13 दिन बाद जब इस चीज़ की शिकायत दर्ज कराई गई तो शक के आधार पर इनसे भी पूछताछ की गई, किसी तरह से बदतमीजी नहीं की गई। अब जांच पड़ताल जारी है। पुलिस की टीमें इस पूरे हत्याकांड, क्योंकि ये चौंका देने वाला मामला है, सिर कटा होना, हाथ गायब होना, ऐसे है तो जैसे बड़ी ही बेदर्दी से बुजुर्ग को मौत की घाट उतारा गया। तो आखिर एक गरीब बुजुर्ग के साथ, एक गरीब बुजुर्ग किसान के साथ जो है इतनी बेरहमी क्यों दिखाई गई, क्यों इतनी बेरहमी से एक बुजुर्ग को मारा गया, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस को खोजने हैं। ये जो घटना है ये उन्नाव के पूर्वा कोतवाली क्षेत्र में हुई। रविवार शाम सड़क किनारे झाड़ियों में बुजुर्ग का शव मिला। बुजुर्ग का नाम है शिवपाल। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। राहगीरों के जो आसपास से लोग गुजर रहे थे उनकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर अब जांच शुरू कर दी गई। ये जो घटना है असेरू से मझगवा रोड पर बद्री बाग के पास झाड़ियां थी, उस झाड़ियों में ये शव मिला था। जैसे ही लाश मिलने की खबर मिली परिजन मौके पर पहले से ही मौजूद थे और बताते हैं कि परिजनों का साथ चीख पुकार मतलब जो बहुएं थी, जो परिवार के लोग थे, जैसे ही लाश मिलने की बात सामने आती रोना पिटना शुरू हो जाता है। वहीं लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है कि आखिर कैसे हुई। शव मिला तो उसका सिर नहीं था, सिर नहीं हुआ तो सबसे बड़ी बात इतनी बेरहमी कि सिर काट के हत्या की जाए तब तो बहुत ही बड़ी बात है। लिहाजा पुलिस फॉरेंसिक टीम को बुलाती है और इसके बाद आज सुबह जब डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम जो है जहां पर लाश मिली थी जिस खेत से, वहां के आसपास जांच कर रही थी तो 100 मीटर दूर ही एक खोपड़ी बरामद हुई।
माना जा रहा है वो खोपड़ी भी बुजुर्ग की है और इसके बाद जो है अब उसको भी कब्जे में लेकर जांच पड़ताल, पोस्टमार्टम किया गया और जांच पड़ताल जारी। टीम ने कंकाल के साथ मृतक के कपड़े, जूते और हत्या में इस्तेमाल, माना जा रहा है एक चाकू भी पुलिस को बरामद हुआ है जो हत्या में इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने उस चाकू को भी कब्जे में ले लिया है और तमाम तरह के साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जो परिजन है, जो बुजुर्ग शिवपाल के घर वाले हैं, यानी बताते हैं इनके दो बेटे जो हैं, एक बेटा दुबई में है शायद सऊदी में, और दूसरा बेटा शायद राजस्थान में काम करता है। यहाँ पर जो छोटा बेटा है उसके साथ उसके पूरी परिवार है, उसके बच्चे उच्चे जो हैं वो सब वहीं रहते हैं। बड़े बेटे की बहू यहाँ पर रहती है, वहीं इसकी जो बिटिया है उसकी शादी लखनऊ में हुई। लखनऊ का जो दामाद है वो सब भी यहाँ पर मौजूद थे। खैर अब छोटा बेटा भी यहाँ पर आ गया। 7 तारीख, सबसे बड़ा सवाल जो सबके दिमाग में एक यही आ रहा है कि 7 तारीख से एक आदमी लापता था, बुजुर्ग जिसकी उम्र करीब 65 साल है, और परिवार ने आखिर 13 दिन बाद 20 फरवरी को जो बहू है, बहू रेनू ने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। तो 13 दिन तक ये लोग क्यों इंतजार करते रहे, ये हर कोई इनसे जब सवाल पूछता है तो इनका कहना है कि दरअसल जो हमारे पिताजी थे वो ज़्यादा किसी से मतलब रखते नहीं थे। उनका खेत में एक झोपड़ी बनी थी, उसी झोपड़ी में रहते थे और खुद ही खाना वाना बनाते थे। हम लोगों से ज़्यादा उनका बातचीत होती नहीं थी कि हम लोग मतलब रखें। और कई बार वो होते थे, कई बार घर से निकलते थे, 6-6, 7-7 दिन तक गायब रहते थे और फिर अचानक आ जाते थे। कभी अपनी बहन के यहाँ निकल गए, कभी कहीं निकल गए। तो जब इधर नहीं दिखे तो हमें लगा शायद ये अपने कहीं बहन के यहाँ गए होंगे, कहीं गए होंगे, लेकिन हमने जानने की कोशिश नहीं की। इस दौरान गांव का ही एक युवक, एक आदमी है जो बुजुर्ग हम उम्र के इनके था, उसने कहा कि हमको लगता है तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में है नहीं, और उनकी जरा खोजबीन करो। जब खोजबीन करने की कोशिश की गई, सबसे पूछताछ किया गया जहां जहां वो जाते थे, तो पता चला वहां उनकी कोई पता नहीं चल पाया। तब तक ये 13 दिन निकल गए। लिहाजा जब 20 तारीख को इनको ये कंफर्म हो गया कि हमारे ससुर जी का कुछ हुआ है शायद, क्योंकि वो जो गांव का आदमी है वो बोल रहा है कुछ गड़बड़ है, तो लग रहा है सच में गड़बड़ है। जिसके बाद ये इन्होंने फैसला किया हम पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस के पास गए, पूर्वा पुलिस के पास गए। पूर्वा पुलिस को जैसे ही बताया कि 7 तारीख से लापता है, तो पूर्वा पुलिस के भी कान खड़े हो गए कि भाई 7 तारीख से लापता और तुम 20 तारीख को आ रहे हो। तो उन्होंने जब इनसे पूछताछ की, इनके दामाद भी जो थे, शिवपाल के दामाद, वो भी शिकायत कराने गए थे, तो उनसे पूछताछ शुरू की। जाहिर सी बात है कोई भी पूछताछ करेगा, शक सबसे पहला उन्हीं के ऊपर गया, उन्हीं लोगों पर। तो पुलिस ने पूछताछ की कि भाई क्या क्या मामला है, कैसे क्या घटनाक्रम है, कैसे आपको लग रहा है, शक है, किसके ऊपर शक है, तमाम तरह के सवाल। तो इस पर दामाद ने कहा कि हमारे साथ पूर्वा पुलिस ने बदतमीजी की, मतलब हमारे साथ सही व्यवहार नहीं किया। पूर्वा पुलिस के जबकि कहना है कि नहीं, हमने सही व्यवहार के मतलब नहीं है भाई, जिस तरह से शंका थी, शक के दायरे में सब कोई आता है, और जब खासकर हत्या का मामला हो तो सबसे पहला शक अपनों पर जाता है। और जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम था कि 7 तारीख से लापता होते हैं, 20 तारीख को शिकायत दर्ज कराती है, तो एक शक के आधार पर हमने इनसे बस पूछताछ की, किसी तरह की बदतमीजी नहीं की गई। और पूछताछ सबसे होगी, चूंकि ये पूरा हत्या का मामला है और जिस तरह से हत्या हुई वो तो और विभत्स है कि सिर काटा गया, एक हाथ गायब था। तो ये बेरहमी की इंतहा है कि मतलब बड़ी ही बेदर्दी से एक 65 साल के बुजुर्ग को मारा गया है। तो सवाल यही है, किसने मारा? क्या कोई अपना इसमें शामिल है या पराया? आज हम इसी मुद्दे पर पूरे बात करेंगे। सबसे पहले पूरी घटना हम विस्तार से आपको बता देते हैं ताकि आपको पूरा माजरा समझ में आ जाए। सबसे पहले अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है हम ठीक तरीके से खबर दिखाते हैं और आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग करना चाहते हो, तो हमारा फ़ोन पे नंबर हम अप्लाई कर दें, ये स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद भेज सकते हैं, जैसे कि हमारे इन दर्शकों ने हमें मदद दी है। तो हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप हमें मदद देंगे, हम आपके आभारी रहेंगे और इस मदद से हम अपने चैनल को और आगे बढ़ाएंगे। चलिए अब खबर पे आते हैं कि पूरा माजरा है क्या। तो मृतक का नाम है शिवपाल, उम्र करीब 65 साल। अब इनका हम पूरा जो पूरी कहानी है जो अब तक परिवार वालों ने बताई वो बताते हैं। परिजनों के अनुसार, परिजनों का जो बड़ी बहू है रेनू, उसके अनुसार शिवपाल बीती 7 फरवरी को जो है शाम 5 बजे संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए थे। पहले ये कहाँ रहते ये बताते। पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के भूपतिपुर गांव की रहने वाली रेनू ने बताया कि उनके ससुर 65 साल के शिवपाल चारपाई बुनने का काम करने के साथ खेती किसानी की भी करते। बहू रेनू के मुताबिक 7 फरवरी की शाम करीब 4 से 5 बजे के आसपास ससुर कस्बे के ही रहने वाले लखन सिंह के साथ चारपाई बुनने की बात कहकर उसके साथ गए थे, लेकिन वापस नहीं आए।
परिवार के लोगों ने उनकी तलाश की लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। बहू के मुताबिक ससुर को चारपाई बनवाने के लिए गांव के ही 2 युवक लेकर गए थे। 19 फरवरी को उन लोगों ने ससुर के बारे में कहा कि शायद अब वो इस दुनिया में नहीं है। एक आदमी का नाम अभी हम परिजन की जब बाइट सुनाएंगे तब वो बताएंगे कि उन्होंने आकर शक जताया कि हमको लगता है अब तुम्हारे ससुर दुनिया में नहीं है, जरा उनकी खोज खबर कर लो कहाँ है। इसके बाद जो है बहू रेनू ने सब जगह फोन करके पूछताछ की लेकिन उनका कहीं कुछ पता नहीं चला। तो 20 फरवरी को जो है पूर्वा कोतवाली बहू पहुंचती है और साथ में पहुंचते हैं इनके दामाद शिवपाल के। यहां पर जाकर बताते हैं कि ये इन्होंने पूर्वा कोतवाली में जाकर अपने ससुर शिवपाल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई कि हमारे ससुर जी थे 7 फरवरी को 2 लोगों के साथ कहीं काम पे गए थे और उसके बाद से वो हमें दिखे नहीं। ऐसा लग रहा है कि उनके साथ कुछ अनहोनी हो गई। रेनू ने बताया कि उनके पति जो हैं राजकुमार वो सऊदी अरब में हैं और जो छोटा देवर है बबलू वो अपने परिवार के साथ राजस्थान की गंगा नहर में रहकर प्राइवेट नौकरी करता है। जैसे ही पिता के लापता होने की सूचना छोटे बेटे को मिलती है बबलू को, 21 फरवरी को बताते हैं कि बबलू घर आ गया। घर आया तो उसने जहां जहां पिताजी जा सकते थे, जहां जहां ये उम्मीद लोगों से पूछताछ में उसे पता चला कि यहाँ जाते थे, वहां वहां जाकर बबलू ने और उनके परिवार के लोगों ने जो है अपने पिताजी की तलाश शुरू की। इधर पुलिस भी तलाश कर ही रही थी। रविवार की शाम को करीब 3 बजे जो भूपतिपुर गांव है उससे 2 किलोमीटर दूर असेरू से मजगवा रोड जो है वहां पर बद्री बाग के पास सड़क किनारे चक्रोड है। उस चक्रोड के पास एक पेड़ है। पेड़ के नीचे बताते हैं जो शिवपाल के जूते जो है इन लोगों को मिले, परिवार के लोगों को ही मिले। देखिए इन सब चीजों पे गौर कीजिएगा। परिवार के लोग वहां पर इस वजह से तलाश करने आए थे क्योंकि उधर ही कच्ची शराब मिलती है और उनके पिताजी शराब पीने का शौकीन थे, तो इनको लगा कि शायद हो सकता है इधर आए। तो जब वो वहां गए तब उन्हें ससुर जी के जूते दिखे। जूते वहां जैसे तस रखे हुए थे। इन्होंने बताया कि जूतों से दुर्गंध आ रही थी। आगे 150 मीटर दूर कस्टोलवा मोहल्ले के दिनेश पांडे के अरहर के खेत में मेड़ के किनारे जो है उनको वहां से मतलब अरहर का खेत है और वो दिनेश पांडे के नाम, उस तरफ जब आगे बढ़े तो बड़ी तेज बदबू आई। जैसे ही बदबू आई इन्हें लगा कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद बताते हैं इन्होंने इस बात की सूचना जो है पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंचती है। जब पुलिस उस तरफ आगे बढ़ती है जहां से बदबू आ रही थी, वहां झाड़ियों में कई दिनों से सड़ा गला ससुर का जो शव था शिवपाल का वो वहां से मिल जाता है। इस दौरान जो इनके लखनऊ के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के भागू खेड़ा के गांव के रहने वाले दामाद नीलेश जी वो भी वहां मौजूद थे। वहां पर पुलिस भी थी, ये परिवार के लोग थे। जैसे ही लाश मिलने की बात सामने आती है परिवार के लोग गुस्से में उबल पड़ते हैं कि देखो हम लोग कह रहे थे कुछ हुआ क्या है और देखो उनके साथ किसी ने हमारे पिताजी की हत्या कर दी। सब जैसे ही हत्या की सूचना मिलती है तुरंत ही एसपी जयप्रकाश सिंह, एएसपी अखिलेश सिंह, सीओ तेज बहादुर सिंह और कोतवाली पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जब लाश को देखा गया, लाश की बड़ी ही बुरी हालत थी। सिर का कुछ मांस गायब था, सिर भी एक तरीके से कहें पूरी तरीके से गायब था। बाएं हाथ में कलाई से कोहनी तक मांस नहीं था। पुलिस को ऐसा लगा किसी शायद जानवर ने हाथ का मांस नोचा, लेकिन बात यह थी कि सिर कहां गया। सिर गायब होना बहुत बड़ी बात है। परिजनों ने गांव के ही 3 लोगों पर जब परिजनों से जब शव मिला, इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम किया। वहीं चूंकि शाम हो चुकी थी, इसके बाद वहां पर सर्च ऑपरेशन रोका गया और अगले दिन जो है यानी आज सोमवार को फिर से डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक टीम वहां पहुंची और डॉग स्क्वाड की मदद से जो है पुलिस जब कुछ जहां पर बॉडी मिली थी वहां से 100 मीटर आगे गई तो एक खोपड़ी भी पुलिस को मिली। माना जा रहा है ये शिवपाल का ही सिर था जो धड़ से गायब था। फॉरेंसिक टीम ने तमाम साक्ष्य इकट्ठा कर लिए। अब सबको लेकर जो है यहाँ पर आ गए, पोस्टमार्टम के लिए आ गया। अब पुलिस इस चीज की जांच कर रही है कि आखिर हत्यारा है कौन। पुलिस ने परिवार के लोगों से पूछताछ की कि या किसी से दुश्मनी या किसी से रंजिश चल रही थी शिवपाल की, तो परिवार के लोगों ने जो है रंजिश और दुश्मनी से तो इनकार कर दिया कि नहीं, हमारे मतलब पिताजी का ऐसा नहीं था कि किसी से दुश्मनी हो या किसी से झगड़ा चल रहा हो या किसी से ऐसा कुछ बैर हो जिसके चलते इनकी हत्या कर दी जाए, ये नहीं है। फिर भी गांव के 3 लोग हैं जिनके ऊपर हत्या का शक जताया है क्योंकि वो उनके साथ शराब वराब पीते थे। तो इनका परिवार का मतलब है हो सकता है शराब वराब पीने के दौरान झगड़ा वगड़ा हुआ हो और जिसके चलते शायद हत्या की।
परिजन ने किसी से कोई दुश्मनी न होने की जानकारी दी। एसपी ने जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई का आश्वासन देकर जो है जांच शुरू कर दी है। इस मामले में सीओ तेज बहादुर सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। परिजन जिन पर आरोप लगा रहे हैं उनकी जांच की जा रही है और तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब इस मामले में जो 21 तारीख को बेटा आया, छोटा बेटा, उसने क्या कहा और जो इनका भांजा है, नाना जो बोलते हैं, मतलब दामाद का लड़का जो है, उसने क्या कहा पहले वो सुनिए, फिर उनके बेटे की बात सुनाते हैं। उससे आपको अंदाजा लगेगा किन के ऊपर इन्हें शक है। हमारा नाम करण है। भोपतपुर में हमारे नाना रहते थे। वो यहाँ राम लखन के यहाँ पे चारपाई बनाने आए थे और यहाँ पे कच्ची दारू भी बिकती है और हमारा नाना का यहीं पे हुआ है मर्डर कहीं। और यहाँ पे मिला है, बॉडी मिली थी कल और आज ये कंकाल मिला है दूसरी जगह पे और कपड़े भी मिले हैं, अंगोछा यहीं पे भी पड़ा हुआ है। कल रात में जब छापा पड़ा यहाँ पे तो चाकू भी यहाँ पे मिली है। गांव के ही किसी एक पर शक जताया गया, जो मतलब इनका कहना है कि ये कच्ची शराब वराब पीते थे, यहीं पे वो रहते थे और उन्होंने ही इशारा भी दिया था कि हमको लगता है तुम्हारे पिताजी अब दुनिया में नहीं रहे, जाके खोज लो। अब देखो बेटे ने क्या कहा वो समझिए, सुनिए। क्या नाम है? बबलू कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? भोपतपुर। ये मृतक आपके कौन थे? ये पिताजी। थाना कौन सा पूर्वा लगता है? पूर्वा लगता है। कैसे घटना हुई बताओ। घटना हमारे पिताजी 7 तारीख को लखन के वहाँ पे चारपाई बनाने गए थे, खेत में रहते हैं। तो वहाँ शाम, लखन कौन है? लखन है पूर्वा, लखन नाम है, मतलब पूर्वा के रहने वाले हैं। वो वहीं पे अपने खेत में रहते हैं और ठाकुर हैं। फिर हमारे पिताजी 7 बजे तक वहाँ बनाया। एक भोपतपुर का व्यक्ति आया, राम बाबू आया, तो वो दोनों मतलब क्या कहते हैं, आया और कहते हैं कि वहाँ रहें। तो फिर वो जा रहे थे तो हमारे पिताजी को कहते हैं कि जहाँ वो राम लखन ने उसको अपने गेट से बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद वो बता रहे हैं कि हमारे साथ डामर रोड तक आए, फिर उसके बाद हम साइकिल से चले गए। हमको नहीं पता। तुम्हारे पिताजी राम बाबू के साथ गए वो, ये इस तरह लखन ने बोला। हमारी बहन और हमारे जीजा वहाँ गए, हम तो बाहर थे, हमारे बहन और बहनोई यहाँ मतलब थे, वहाँ पे थे। तो हम तो बाहर थे, हमारी भाभी और हमारे पिताजी यहाँ गांव में रहते हैं। हम अपने बच्चे सही से रहता हूँ राजस्थान में। तो भाभी जब इधर वो राम बाबू ने बताया हमारे भाभी को 7 तारीख से ये 18-19 तारीख को कि उनको शिवपाल को पता करो कहीं गया है कि क्या है। तो फिर हमारी भाभी को तो राम बाबू कहता वो है नहीं इस दुनिया में। राम बाबू बोला कि इस दुनिया में है नहीं, उसका पता लगाओ। तो हमारी भाभी, हमारा भाई तो रहता सऊदी अरब में बड़ा। फिर उसके बाद हमारी भाभी हमारे पास फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद कि पिताजी का कोई पता नहीं लग रहा। फिर हमारी बहन बहनोई वहाँ गए, राम लखन के वहाँ जहाँ चारपाई बनाया, चारपाई की पूछने के लिए कि यहाँ 7 बजे तक था, हमारा पिता कहाँ गया। तो हमारे बहन से बहनोई से बोला लखन कि राम बाबू और शिवपाल हमारे पिताजी कि उनको हम अपने मतलब खेत से बाहर निकाल दिया, वो दोनों जने गए। फिर हमारी बहन वहाँ पूछा राम बाबू से कि राम बाबू कहते हैं कि अब इस दुनिया में नहीं, उसका पता लगाओ। जब हम यहाँ आए 21 तारीख को, जब हमारे पास फ़ोन गया, कहाँ रहते हो? हम राजस्थान में। अच्छा, फिर हम जब वहाँ से हम भी 21 तारीख को आए तो हमारी बहन और दीदी सब कहते हैं बहनोई, हम कहा इधर कहीं कोई है तो ये पता लगता है। हमारी बहन और बहनोई कि उसको चलो यहाँ देखते हैं, थोड़ा शक हुआ। फिर हमारी बहन गई वहाँ राम लखन के वहाँ पूछने, तो हमारे पिताजी चश्मा लगाते हैं, चश्मा मिला लखन के खेत में, चश्मा मिला। फिर उसके बाद थोड़ी दूर पे गए, हमारे पिताजी का सिर वो जूते मिले। फिर उसके दूसरे दिन हम लोग पता लगा रहे थे। तो फिर दूसरे दिन पता लगा रहे थे कि ढूंढ रहे थे। तो फिर
7 तारीख को गायब हुए थे, आपने 20 तारीख को एप्लीकेशन दिया पुलिस को। पुलिस को, जी। तो इतने दिन बाद में क्यों दिया? दिया सर, हम लोगों को ये था कि हमारे पिताजी हो सकता गांव चले गए हो, हमारी भाभी मतलब इधर उधर पता लगाया पूरी रिश्तेदारी में कि कहीं रिश्तेदारी में तो नहीं, सब जगह हम लोग पता कर लिया। तब 19 तारीख को भाभी ने हमारी फ़ोन किया, क्योंकि वो घर से ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे, खेत में ही रहते थे, वहीं अपना खाना बनाते थे, वहीं खाते थे। तो अच्छा, घर में इनकी बड़ी भाभी रहती हैं, राजकुमार की वाइफ, उनका नाम रेनू है। तो उनको लगा हो सकता कहीं अपनी बहन के यहाँ चले गए हों, क्योंकि वहाँ भी चले जाते थे, एक हफ्ता 10 दिन रहते थे। तो इस वजह से जानकारी नहीं ली। ये जो है जानकारी राम बाबू के द्वारा ही घर में दी। राम बाबू हमारी चाची से, भाभी से कहने लगे, वो हमारी चाची जो बड़ी वाली है वो बुढ़ी है, करीब 75-80 साल की, उसको सुनाई कम देता, तो उससे कहते राम बाबू कि तेरे को सुनता रहे, उसको पता लगाओ। हमारी जो चाची भी थी वो पहले बम्बई में थी, वो 8 तारीख को आई। ये आपको शंका किस पे लग रही है? शंका जब राम बाबू के साथ में हमारे पिताजी थे और लखन के वहाँ से जब चारपाई बनाने गए, तो वहाँ जब वहीं पे थे तो तभी शक हुआ कि वहाँ से आदमी हमारा पिताजी कहाँ गया। सामान वहीं बरामद हुआ है, सामान भी मिला है वहाँ। चश्मा नामजद किया किसी को? नामजद किया है राम बाबू को और लखन को। जहाँ पे कहाँ के निवासी हैं? लखन है पुरुआ के और राम बाबू हैं भोपतपुर के, जहाँ के हमारे पिताजी। सर मिला है? सर कब मिला है? सर मिला है, आज मिला है। कहाँ पे मिला है? ये मिला है कुछ दूरी पे, लखन के जहाँ रहते हैं वहाँ से 100 मीटर जहाँ बॉडी पड़ी थी उसके 100 मीटर दूरी पे तो ये सर मिला हुआ है। और कल हम लोग ढूंढ के इधर उधर देख, पुलिस ने FIR लिख लिया है? हाँ, पुलिस ने कल FIR हमारी लिखी है, अब बाकी प्रक्रिया चालू है। अभी तक मुझे FIR काफ़ी नहीं मिली है, बता रहे हैं जो है। क्या चाहते हैं प्रशासन से आप? शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए और हम लोगों को न्याय दिया जाए। बस यही शासन प्रशासन से उम्मीद रखते हैं हम लोग। तो जिस तरह से आपने सुना, 2 लोगों के नाम प्रमुखता से बेटा बता रहा है, एक लखन, एक राम बाबू। अच्छा, अब जिस तरह से इसका बयान है उसमें कितना उलझन भरा है बयान। देखो, एक तो ये था नहीं, अब इसको जो जब ये आया है 21 तारीख को, इसको जो बताया होगा इसको वह पता है। ठीक, इनका कहना है कि 7 तारीख को मेरे पिताजी जो हैं लखन की झोपड़ी, जहाँ के आसपास ही ये बॉडी मिली है, वहाँ पर थे और राम बाबू इसके साथ में थे। तो लखन का कहना है कि हमने राम बाबू और लखन को अपने यहाँ से झोपड़ी से वो कर दिया, जाते हुए मतलब निकाल दिया था, चले गए थे, और उसके बाद जो है क्या होता हमें नहीं पता। ठीक, राम बाबू 19 तारीख के आसपास जो है इनके घर के जो बहू है, बड़ी बहू, और जो चाची हैं जो 70-75 साल की हैं, सुनती नहीं है, उनसे कहता है जाके कि हमको लगता है तुम्हारे जो शिवपाल ससुर हैं वो अब इस दुनिया में मिलेंगे नहीं, तुमको कहीं खोज खबर कर लो। ठीक, ये इनका बयान है। और शक के दायरे में कौन है? राम बाबू और लखन। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर राम बाबू ने ही किया है तो वो क्यों जाके इनके घर में बताएगा कि तुम अपने पापा का जरा पता करो। एक हत्यारा तो यही चाहेगा कि लाश ना मिले, घर वालों को शक ना हो, और जब इनके घर वाले उनकी चिंता नहीं कर रहे थे तो वो जाके ये क्यों कहेगा? अगर उसने किया होगा तो वो क्यों ये कहेगा जाके कि भाई जरा पता करो तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वो तो और खुश हो रहा होगा, जो हत्यारा होगा वो तो और चाह रहा होगा कि इनके परिवार वाले ना ढूंढने जाए, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा, किसी को हम पर शक ही नहीं जाएगा। अब जिसके ऊपर शक जता रहे हैं वही जाके इनको यहाँ बता रहा जाके। 19 तारीख को इनका कहना है कि हमारे यहाँ 19 तारीख को गए, हमारी जो भाभी थी और हमारी चाची, उनसे ये कहा कि जरा अपने बारे में पता करो। तब हमारे यहाँ सब लोग उनका पता करना शुरू करते, जब नहीं मिलते फिर हम पुलिस के पास जाते। तो बड़ी कहानी जो है घोलमोल लग रही। जब इनसे ये पूछा गया कि 13 तारीख को एक आदमी लापता हो, 7 तारीख को एक आदमी लापता होता है आपके घर से, और आप 20 तारीख को जाते हो, तो इतना देर क्यों लगा? तो इनका कहना है कि दरअसल जो ससुर जो थे, अब ये शायद हमको लगता है दामाद थे या थे जो भी वो रिश्तेदार थे, इनका कहना था, जो दूसरा बेटे के बगल में जो खड़े थे उनका कहना था कि दरअसल जो वो थे वो उतना ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखते थे। ठीक, अपना वो बनाते थे, अपना ही खाते थे और उसी झोपड़ी में, खेत वाली झोपड़ी में रहते थे, इसलिए ज़्यादा कोई जिक्र नहीं करता था। कई बार वो चले जाते थे, 7-7 8-8 दिन गायब होते थे, लेकिन फिर भी 7-7 8-8 दिन, लेकिन 13 दिन बहुत बड़ा होता है। और घर में जब एक बुजुर्ग है तो आदमी इस चीज़ पर तो रखता ही है कि भाई कहाँ गए।
भले ही हमारा मतलब ना हो, लेकिन हम एक बार खबर तो रखते ही ना कि हमारे पिताजी हैं वो कहाँ गए, हमारे ससुर जी हैं कहाँ हैं। मान लीजिए 1-2 दिन नहीं दिखे, 3 दिन नहीं दिखे, तब आपको जैसे करो, वो अक्सर बहन के यहाँ चले जाते थे, कभी इनके यहाँ चले जाते, कभी उनके। फोन मिला के पता करने में कितना टाइम लगता है। अरे दीदी पापा आए क्या, नहीं आए, आए 5 मिनट लगेगा, पता चल जाएगा। फिर 13 दिन तक इस तरह से खामोशी रखना, और अचानक जैसे ही 20 तारीख को शिकायत दर्ज होती है, उसके 2 दिन बाद लाश मिलती है, तीसरे दिन सिर भी मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। 13 दिनों तक इंतजार किस बात का होता रहा। देखो, अब हम ये नहीं करेंगे परिवार के लोगों ने किया, ठीक है, लेकिन शक के दायरे में सब आएंगे। ठीक, ऐसा कोई नहीं है जिनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं वो भी शक के दायरे में है, इनका भी सही बात है, लेकिन पुलिस इन पर भी शक करेगी। हत्या हुई है तो हत्या का एक मकसद जरूर होता है, बिना मकसद के कुछ नहीं होता, मोटिव होना चाहिए। बुजुर्ग आदमी है, राम बाबू और लखन के ऊपर आरोप लगा रहे, लखन की झोपड़ी के आसपास कह रहे ये मिले, वहीं पर ये जाते थे और वहीं पर मिला। अगर लखन ने मारा है तो लखन क्यों मारेगा? लखन को शिवपाल की हत्या करने से क्या फायदा हो सकता था? वो तो उनके घर का भी नहीं था कि शिवपाल के नाम पर अगर कुछ संपत्ति हो या कुछ भी हो वो इन्हें मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। लखन हो सकता है, यहाँ पर एक हो सकता है कि कच्ची शराब पीते थे, शराब पीने की वजह से हो सकता है शराब पीने के दौरान झगड़ा हुआ हो, और उस झगड़े के दौरान जो हो कुछ लखन इन्होंने शिवपाल ने कुछ कहा, इस पर लखन ने इनकी हत्या कर दी, ये एक बात हो सकता है। लेकिन अगर लखन ने हत्या की तो राम बाबू इनके घर में जाके ये क्यों कह रहे हैं कि जरा पता करो? राम बाबू को अगर पहले से पता तो राम बाबू सीधे बता सकता है कि लखन ने हमको लगता है हत्या कर दी तुम्हारे पापा की, लेकिन उसने ये नहीं कहा। इनका कहना है कि वो हमारे यहाँ आके बोला कि हमको लगता है शिवपाल इस दुनिया में नहीं रहे, जरा पता करो, मिलेंगे नहीं हमको लगता है। और वो भी शक के दायरे में इन्होंने उसके ऊपर भी लगाया है, क्योंकि इनका कहना है कि हमने जब लखन से पूछा तो लखन कहना था कि ये दोनों लोग भैया एक साथ हमारी कुटिया से निकले, इसके बाद क्या हुआ हमको नहीं पता। तो राम बाबू पर शक है, लेकिन राम बाबू इनके यहाँ जाकर ये इस चीज़ के लिए लोगों को उकसा रहा है कि अपने पापा को ढूंढ लो कहाँ पे है कि नहीं। तो ये समझ में नहीं आता, एक हत्यारा भला क्यों चाहेगा कि उसके घर वाले उसे ढूंढे जिसकी हत्या हुई है? वो तो चाहेगा ना ढूंढे, जितने दिन नहीं ढूंढेंगे उतनी जल्दी बॉडी एकदम पूरी खत्म हो जाएगी, फिर कोई सबूत रह नहीं जाएगा, कोई उसे पकड़ने का डर नहीं। इस बुढ़ापे में कोई जेल नहीं जाना चाहता है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो संगी साथी का ही था तो हम उम्र ही होगा, थोड़ा बहुत मान ले सकते हैं 5-10 साल छोटा बड़ा हो। तो राम बाबू और लखन ने इस वारदात को अंजाम दिया है, संभावना एक ही है, या तो शराब के नशे में झगड़ा हुआ जिसके चलते हत्या। दूसरी बात, अब परिवार पे आ जाते हैं। शक के दायरे में देखो परिवार भी रहेगा, दोनों बेटे यहाँ रहते नहीं थे, लिहाजा उनके हत्या करने की संभावना बहुत कम है। ऐसे में बस यही हो सकता है कि परिवार, चूंकि शक के दायरे से बेटे भी नहीं, जो दुबई में है, सऊदी अरब में है, वो तो उसके ऊपर तो शक नहीं होगा। जो राजस्थान में है उसके ऊपर शक हो सकता है। उसकी संभावना ये है कि उससे ये पूछा जाएगा, भाई जब जिस दिन लापता हुए उससे 20 तारीख तक, तुम चूंकि 21 तारीख को यहाँ आए हो तो तुम इस बीच में वहाँ थे, तुम किस तरह साबित कर सकते हो? तुम प्राइवेट नौकरी करते होगे तो ड्यूटी जाते होगे, तो वहाँ ड्यूटी से रिकॉर्ड मिल जाएगा कि हाँ भाई पर डे आदमी अब से प्रेजेंट रहा है, तो वहाँ साबित हो जाएगा कि हाँ भाई ये आदमी यहीं पर था। अब यहाँ पे घर पे कौन रहता है? घर पे थी भाभी रेनू, जिन्होंने जाके इस बात की 20 तारीख को रिपोर्ट दर्ज कराई। इससे पहले तक उन्होंने इस बात की जानकारी करने की कोशिश नहीं की कि उनके पिताजी या उनके ससुर जो हैं वो कहाँ हैं, लिहाजा शक भाभी पर भी जाएगा। ठीक, तो अब भाभी से भी पूछताछ होगी। कहा यह जा रहा है कि जब पुलिस ने पूछताछ की, हाँ, दामाद नीलेश ने बताया कि ससुर का ही पता न चलने पर जब उन्होंने 20 फरवरी को पूर्वा कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस व कोतवाल ने हम लोगों से बदसलूकी की। आरोप है कि हम लोगों को ही जेल भेजने की धमकी दी थी। पूर्वा कोतवाल, वहीं इस मामले में पूर्वा कोतवाल का कहना है कि परिवार के लोग बुजुर्ग के लापता होने के 13 दिन बाद गुमशुदगी की सूचना देने आए थे। इसी को लेकर शक के आधार पर उनसे भी पूछताछ की जा रही थी और बदसलूकी का आरोप जो है वो पूरी तरीके से गलत है। जिस स्थान पर शव बरामद हुआ वहां से महज 150 मीटर दूर अवैध कच्ची शराब का धंधा चलता है। परिजनों का आरोप है उसी कारोबारी पर जो मतलब एक जो शराब कारोबार करता है उसके ऊपर भी इन्होंने
शक जाहिर किया है। ऐसे में स्थानीय पुलिस पर यह है कि इन्होंने ये उठाया कि अगर इस तरह के जो कच्ची शराब बेचने वाले लोग हैं, हो सकता है लखनी बेचता हो कच्ची शराब, उनका है कि अगर इसकी कच्ची शराब बेचने वालों पर कार्रवाई होते तो शायद इस तरह का मामला हमारे पिताजी की हत्या ना होती। लेकिन ये मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। हमें अगर कहा जाए, हमें तो बस अगर इसमें शराब वाला मामला ना हो, शराब के एंगल देखो, शराब के नशे में कुछ भी हो सकता है, कोई भी किसी की हत्या कर सकता है, उसमें कोई वो नहीं है। बस वहाँ तो एक छोटी सी बात के लिए आदमी इतना भड़क जाता है कि वो दूसरे की हत्या कर सकता है। अगर वो एंगल नहीं है तो फिर हो ना हो परिवार का ही कोई आदमी शामिल है जिसने बुजुर्ग की हत्या की है। अब उसके पीछे 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो संपत्ति तो होती ही है, अब है कि नहीं ये पता नहीं, हम एक कारण बता रहे हैं। जैसे जब अगर किसी की हत्या होती है बुजुर्ग की, उसके कारण ये होता है। दूसरा ये होता है कि बुजुर्ग को कुछ ऐसा राज पता हो जिसके खुलने का उस शख्स को डर हो कि अगर ये बता देगा तो हमारा बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा, हमारी बदनामी हो जाएगी, ये कारण हो सकता है दूसरा। तो तमाम पहलू हैं, पुलिस हर एंगल को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही पुलिस जो एसपी हैं उन्होंने 2 से 3 टीमें बनाई हैं जो पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही हैं। उनका कहना है कि जल्द ही पूरे मामले को खुलासा किया जाएगा। लेकिन ज़्यादातर को आशंका यही लग रही, ज़्यादातर लोगों को आशंका यही लग रही है कि हत्यारा कोई और नहीं, परिवार का ही कोई व्यक्ति है। बाहर का हो सकता है, कोई गलत नहीं, परिवार के लोगों ने शक के दायरे में लगाया, लेकिन 2-3 जो पॉइंट होते ना वो बड़ा अटपटा कर रहे हैं, जिसके ऊपर शक कर। देखो, दुश्मनी का एंगल उन्होंने खुद ही मना कर दिया। किसी से हमारे पिताजी की दुश्मनी नहीं थी कि दुश्मनी के चलते कोई हत्या कर दे, ना ही रंजिश पुरानी चल रही थी। हत्या शराब की वजह से हो सकती है क्योंकि लखन और राम बाबू, इन दोनों को लगाया कि इन्हीं दोनों के साथ आखिरी समय में थे 7 तारीख को, इसके बाद से ही वो गायब होते। तो लखन या राम बाबू। अब राम बाबू करेगा तो वो इनके घर वालों को ये भी कहना है कि राम बाबू ने हमारी भाभी और हमारी चाची को ये कहा कि अपने शिवपाल का जरा पता करो, हमको लगता है इस दुनिया में है नहीं। तो वो भला क्यों कोई आदमी करेगा? अगर हत्या उसने की है तो उसका मामला है। अब लखन हत्या कर सकता है तो लखन किस तरह का आदमी है ये पुलिस जांच कर रही है, लखन से पूछताछ होगी, उसका भी खुलासा हो जाएगा। फिर बचता है कि परिवार। अब परिवार क्यों संदिग्ध? एक तो 13 दिनों तक सूचना न देना, ठीक, ऊपर से ये बताना कि अक्सर वो गायब होते थे, कभी बहन क्या चले गए, लेकिन सूचना न इकट्ठा करना। एक आदमी घर का बुजुर्ग है जो 3-4 दिन से आपको नहीं दिख रहा है, तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी रिश्तेदार जिसके यहाँ जा सकते हैं उनके यहाँ फ़ोन मिला के पूछने में महज 5 मिनट का वक्त लगता है। ऐसा नहीं लगता कि बहुत पहले ज़माना है कि आप चिट्ठी लिख के भेजे हो, तब 1 महीने बाद चिट्ठी पहुंच रही, तब आप तो आप फ़ोन मिलाया खट से, हाँ दीदी पापा हैं कि नहीं है, हाँ पापा हैं, पापा नहीं है, खबर हो गई, ख़त्म कहानी। ठीक, यही होता है। 5 मिनट लगता है आपको, 1 दिन में आप किसी की भी खबर निकाल सकते हैं। ऐसे में 13 दिन तक सूचना ना लेना कि कहाँ है, अचानक से 20 तारीख को जाके थाने में रिपोर्ट दर्ज कराना और उसके अगले दिन ही खुद ही ये ढूंढ लेना कि पिताजी का जूता कहाँ पड़ा है, कहाँ पर ये सब सामान है और कहाँ पर लाश है, खुद ही पहुंच जाना। थोड़ा सा शक लग रहा है कि इन्होंने अगर बाई चांस की बात है परिवार का कोई शामिल है तो उसने पहले इतने दिनों इंतजार किया ताकि बॉडी पूरी तरीके से जो है वो तड़गल जाए, ताकि हत्या किस तरह की गई है इसका कोई सबूत ना मिले। ठीक है। दूसरी बात, गांव देहात है, जंगल है, वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह तो है नहीं जिससे पता चले। बॉडी को डिकम्पोज होने दिया गया ताकि ये वो हो जाए, ख़त्म हो जाए कि निशान विशान किसी तरह के हो वो ना मिल पाए। फिर अलग किया गया। इसी वजह से अगर बॉडी बाई चांस पहले मिल भी जाए किसी को तो उसकी पहचान ना हो पाए। ठीक, फिर अब मिल गया, बॉडी मिल गई। दूसरी बात, जिन पर शक जताया जा रहा है उनके ऊपर भी शक जताने का कोई ठोस कारण नहीं मिल रहा है, उनके पास भी नहीं है। क्यों मारा होगा इसका जवाब उनके पास नहीं। उनका बस कहना हो सकता है शराब आप पीते हैं तो शायद इसमें कर दिया। तो अब शक की सुई में परिवार के लोग भी हैं, बाहर के लोग तो हैं, परिवार के भी हैं। अब कौन है हत्यारा, ये सबसे बड़ा सवाल। पुलिस कैसे इसे सुलझाती है देखते हैं। जब भी इस मामले का खुलासा होगा हम आपको पूरी अपडेट बनाएंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। बहरहाल आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है हत्यारा कौन है, क्या परिवार का है कोई या फिर कोई बाहर का है। क्या बुजुर्ग शिवपाल को कुछ ऐसा पता था जिसके खुलने से
किसी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। इसलिए देखिए, जो कि इस कंडीशन में थे कि संपत्ति बहुत ज़्यादा नहीं थी कि संपत्ति के चक्कर में की जाए। हो सकता है 1-2 बीघा हो, उसके चक्कर में हो सकता हो कि भाई वो अकेले रह रहे थे, अपने हिसाब से रह रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं जो बाई चांस कहीं 1-2 बीघा खेत उनके नाम पे हो तो उस खेत को बेचने की तैयारी कर रहे हों, परिवार के लोग ना चाहते हो कि ये ऐसा करे और इसके चलते फिर इन्हें का लगाओ कि ऐसे तो मानेंगे नहीं, इनको जब देते हो गया, एक कारण हो सकता है। दूसरा ये कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो राज खुले तो किसी न किसी की पोल पट्टी खुल जाए, इस वजह से उनकी हत्या हुई। और तीसरा शराब तो है ये कि शराब महफिल बैठ जमी, उस महफिल के दौरान किसी बात को लेकर बहसा-बहसी हुई और फिर लखन या राम बाबू ने ही इनकी हत्या कर दी। पुलिस अब पुलिस का कहना है कि हर एंगल को ध्यान में रखकर जांच कर रहे हैं, जल्द ही पूरा खुलासा किया। आपको क्या लगता है हत्यारा कौन हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। नमस्कार।